नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आते हैं हौसले और जज्बे की कहानियां। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, जहां होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियां जो प्रेरणा देती हैं और कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। ये रेस्टोरेंट है और मैं यहाँ से कुछ खाकर निकली हूँ। तो चलिए आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आपको मीठा खाना पसंद है और आप मोटापे की वजह से, शुगर की वजह से या फिर दूसरी कई बीमारियों के कारण मीठा खाने से परहेज करते हैं? तो जरा रुकिए, ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब आपकी मीठा खाने की क्रेविंग भी पूरी होगी और नुकसान की जगह आपको फायदे होंगे। जी हाँ, आपको लेकर चलेंगे अहमदाबाद में और आपको दिखाएंगे कि किस तरह मिलेट्स से बने, श्री अन्न से बने लड्डू लोगों की मीठा खाने की क्रेविंग को दूर कर रहे हैं और साथ ही साथ नुकसान की जगह 10 तरह के फायदे भी प्रदान कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से मिलेट्स से ये चॉकलेट लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार देने वाले ये मिलेट्स पोषक तत्वों का बूस्टर डोज है, जिसकी आज हम सबको जरूरत है। हम ये जो पॉजिटिव 5 मिलेट्स है उस पे हम काम कर रहे हैं। हमारी टीम का नाम है ओमनी ओजस और मैं उसकी मेंबर हूँ। हम बानियार मिलेट रवा का चॉकलेट लड्डू बनाए हैं। जो ऐसे हम वो नॉर्मल रवा का या गेहूं के जो बनाते हैं तो वो हेल्दी नहीं होते, ये हमारा हेल्दी वर्जन है। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग मिलेट्स होते हैं हमारे जैसे बानियार मिलेट्स का मैं आज बता रही हूँ। तो जो थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जो होता है तो उसमें ये फायदेमंद रहता है। जो भी सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के, उसमें भी ये फायदेमंद रहता है। पोषण के कर्णधार श्री अन्न से बने ये स्वादिष्ट लड्डू कैसे बनते हैं, चलिए आपको बताते हैं। मिलेट की इस बारीक सूजी को सबसे पहले घी में सेका जाता है। अच्छे से सेकने के बाद इसे ठंडे होने के बाद इसमें नारियल का बूरा मिला देते हैं। फिर अलग से गुड़ की चाशनी बनाई जाती है। फिर इसमें जो सेका हुआ मिलेट है उसे मिक्स किया जाता है। फिर उसमें चॉकलेट पाउडर, इलायची, ड्राई फ्रूट मिक्स किए जाते हैं। सर्दियों में इसे गोंद, सौंठ इत्यादि मिलाकर भी खाया जाता है। इसके बाद पूरे मिक्सचर के ठंडे होने के बाद उसे लड्डू के शेप में किया जाता है और नारियल के बूरे से सजाकर तैयार है आपके स्वादिष्ट और पौष्टिक मिलेट के लड्डू। अहमदाबाद की ओमनी ओजस की टीम बहुत लंबे समय से लोगों में मिलेट्स को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। साथ ही साथ ये लोग श्री अन्न से बनी कई स्वादिष्ट और रोचक व्यंजनों से लोगों का पोषण कर रहे हैं। हमारी टीम को मिलेट्स के फायदे मालूम है, जैसे कि नेगेटिव मिलेट्स जो खाते हैं तो उनसे क्या क्या डिसीज होते हैं। ये ग्लूटेन फ्री है, तो जो भी जितने भी पेशेंट है, जितने भी डिसीज है, तो ये खाने से उसमें फायदे रहते हैं। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की परंपराओं से परिचित है। वो ये भी जानती है कि हमारे यहाँ किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता। जहाँ श्री होती है वहाँ समृद्धि भी होती है और समग्रता भी। आप भी अपने जीवन में श्री अन्न को अपनाकर स्वास्थ्य और समृद्धि रूपी धन पाइए। अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत में ज्वार, रागी, बाजरा, बहुत सारे ऐसे श्री अन्न की पैदावार होती है जो कई मायनों में सेहत के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। अगर आप अपनी थाली में श्री अन्न को शामिल करते हैं तो सही मायनों में आप सेहत को अपनी थाली में शामिल कर रहे हैं। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे घर में जहां पर अपनायत की महक हो, जहां से कभी वापस जाने का मन ही ना करे। जी हाँ, ऐसा घर तो बस अपना घर होता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अपने घर में, जो सही मायनों में एक वृद्धाश्रम है, लेकिन बिल्कुल
अपने घर जैसा। अपना घर यानी कि एक ऐसा घर जहां अपनायत की महक हो, जहां सचमुच घर जैसा माहौल हो, जहां से वापस जाने का कभी मन ही ना हो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा है इस घर का। वैसे तो ये बेसहारा बुजुर्गों के लिए एक वृद्धाश्रम है, लेकिन यहाँ खाना परोसते, खेल खेलते और जरूरी काम करते ये लोग कोई भाड़े के व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि ये सब स्वेच्छा से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करके इन लोगों के मन को सुकून मिलता है। तो इनके लिए हर तरह की सुविधा जहाँ बनाई गई है, बड़ी आलीशान कमरे हैं, टेलीविजन है, अखबार पढ़ने के लिए मिलता है, मैगजीन भी आते हैं। तो जहाँ बुजुर्ग लोग बैठकर खूब अपना समय अच्छी तरह बिता सकते हैं, तो हर तरह की सुविधा हमने जहाँ दी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपना घर की स्थापना 27 नवंबर 2006 को सरस्वती देवी मुंद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रूपनगर शहर के हवेली कला में वरिष्ठ नागरिकों को घर जैसा माहौल देने के लिए की गई थी। यहाँ परिस्थितियों से मजबूर बुजुर्ग लोगों को अपने जीवन के आखिरी साल आराम से बिताने की व्यवस्था की गई है। स्थायी रूप से रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ 16 सितंबर 2007 को शुरू किए गए इस घर में बिस्तर के साथ साथ साफ सुथरे कमरे, अलग अलमारी, खाने पीने की पूरी सुविधा और एक बड़ा हॉल भी है, जहाँ सोफा और कुर्सियाँ भी उपलब्ध हैं। पढ़ने के लिए हर भाषा के समाचार पत्र और धार्मिक पुस्तकें, मनोरंजन के लिए टीवी और अन्य साधन तथा इंडोर खेलों का भी आयोजन होता है। इसके अलावा दिन में यहाँ समय बिताने वाले बुजुर्गों के लिए पठन सामग्री और हल्के नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर मेडिकल चेकअप का भी प्रावधान है। इनके साथ जो भी इनकी शारीरिक प्रॉब्लम है, जैसे आंखों का ऑपरेशन है या दांतों की प्रॉब्लम है या कुछ बुखार है या कुछ छोटा मोटा दर्द है, तो उसकी सारी जो है उनको उनकी दर्द को और उनके सारे जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए डॉक्टर साहब की विजिट करवाते हैं और कभी कभार इनको लेके भी जाते हैं। ये घर करीब 1400 वर्ग गज में फैला हुआ है। पूरे रूपनगर जिले में यही एक ऐसा घर है जहां बुजुर्गों को अपना बुढ़ापा पूरी तरह आराम से बिताने का मौका मिलता है। खास बात यह है कि इस घर का पूरा खर्च ट्रस्ट वहन करता है। भाई हमारे कैंसर की वजह से गुजर गए, इसलिए मेरे वहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं था और पैर की तकलीफ की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। यहाँ अभी ठीक है, घर जैसा माहौल है। बाकी दूसरे रिश्तेदारों के पास ठहरने के बजाय मैंने यहाँ ठहरना अच्छा समझा। मैं जी यहाँ 2017 से हूँ। मेरा नाम जिंदर सिंह है। 2017 में मैं यहाँ पर आया था और उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद मुझे कोई देखने वाला नहीं था वहाँ पर। उसके बाद मुझे यहाँ आना पड़ा और यहाँ बहुत अच्छे हालात हैं जी। सारा बहुत अच्छा खाने पीने का सब ध्यान रखते हैं। बदलते दौर में सीनियर सिटीजन का कॉन्सेप्ट भी तेजी से बदल रहा है। बुजुर्ग एक ऐसे घर में रहना चाहते हैं जहां सम्मान से जीने को मिले और वो अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। और ऐसा ही एक पूजनीय स्थान है अपना घर, जो गर्व से बुजुर्गों को आश्रय प्रदान करता है। जो बुजुर्ग पीछे रह गए हैं, यहाँ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। पंजाब के रोपड़ से अवतार सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना ये घर बिल्कुल अपने घर जैसा। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार कुछ और अच्छी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आप मेरे पीछे दीवार पर ये कलात्मकता, ये कलाकृतियां देख रहे हैं।
ये अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही हैं। कुछ ऐसा ही होता है चंबा रूमाल। जी हाँ, चंबा का रूमाल अपने आप में बहुत खास होता है क्योंकि ये विशेष प्रकार की कारीगरी और कलात्मकता को अपने आप में समेटे हुआ होता है और ये कलात्मकता, ये कारीगरी एक पूरी कहानी को बयान कर रही होती है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से, जी हाँ, आपको मिलवाएंगे ललिता वकील से, जो इस कला और विरासत को सहेजने का प्रयास कर रही हैं। कैसे कर रही हैं, आइए देखते हैं। अनूठी हस्तकला के लिए विश्व विख्यात चंबा रूमाल और चप्पल किसी पहचान की मोहताज नहीं है। रियासत काल से इन हस्तकलाओं का बोलबाला रहा है। जिस चंबा रूमाल की हम बात कर रहे हैं, उसकी कीमत 250 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक है। वहीं विदेशों में ये रूमाल लाखों में बिकता है। इन रूमालों की कीमत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एक रूमाल को बनाने में लगभग 25 दिन लग जाते हैं। चंबा रूमाल रेशम और सूती कपड़े पर कढ़ाई करके तैयार किया जाता है। इस रूमाल को बनाने के लिए विशेष धागे का इस्तेमाल किया जाता है, जो या तो दिल्ली से लाया जाता है या फिर अमृतसर से। रूमाल पर भगवान श्री कृष्ण, राधा और गोपियों की रासलीला बनाने के लिए करीब 1 महीना लग जाता है। लिहाजा कला को देखकर इसे देखने वाले हैरान रह जाते हैं। रेशम के रंगीले धागों से कॉटन और खादी के कपड़े पर की हुई कारीगरी हर किसी को हैरान कर रही है। इस रूमाल की विदेशों में ज्यादा कीमत है। ये कला अब विलुप्त होती जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ इस कला के ऐसे दीवाने हैं जो इसे बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और इनमें सबसे ऊपर नाम आता है ललिता वकील का, जिनके हुनर को क्रोशिये और धागे का ऐसा साथ मिला कि चंबा रूमाल को उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार तक दिलवा दिया। काफी लड़कियों ने जो है वो जो मेरी सिखाई हुई लड़कियां जो अच्छी चली, उन्होंने ये इसमें अपनी महारत हासिल करी है। चलो, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बाद कम से कम ये काम जो है, ये परंपरा चली रहेगी, आगे भी चलाती रहेगी इस चीज को। ललिता ने बचपन से ही चंबा रूमाल के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करना शुरू किया था। ललिता वकील घर पर बेकार बैठने वाली महिलाओं और लड़कियों को बुला बुला कर चंबा रूमाल बनाना सिखाती थीं। उनकी प्रेरणा से आज कई महिलाएं चंबा रूमाल बनाकर अपने घर की आजीविका चला रही हैं। ललिता वकील बीते 51 सालों से इस कला को सहेजने का काम कर रही हैं। उनका मानना है कि किसी भी काम को मुश्किल ना समझकर यदि मन लगाकर किया जाए तो जीवन में सफलता जरूर मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कला, संस्कृति और विरासत को सहेजने का प्रयास। और बात जब हम कला और संस्कृति की कर रहे हैं तो बात छापा कला की भी करेंगे। आपको लेकर चलेंगे बिहार में और दिखाएंगे कि किस तरह वहां पर छापा कला को सहेजने के लिए प्रयास हो रहे हैं। हर क्षेत्र की अपनी कुछ खास कलाएं होती हैं, कुछ खास पहनावे होते हैं और रीति रिवाज भी अलग होते हैं और यही भारत की विविधता है। यूं तो ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए राजस्थान जाना जाता है, लेकिन बिहार की ब्लॉक प्रिंटिंग कुछ अलग है। इसे छापे का काम कहते हैं। राजस्थान में जहां ब्लॉक प्रिंटिंग में रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं बिहार के छापे में कभी चांदी के वर्क यानी चांदी की बिल्कुल महीन परत का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन लागत बढ़ने की वजह से अब इसकी जगह एल्युमिनियम की महीन परत का इस्तेमाल प्रिंटिंग में किया जाता है। छपाई की तकनीक बहुत आसान है। डिजाइन लकड़ी के ठप्पों पर उकेरी गई होती है और ठप्पे और कपड़ों के बीच में यह परत रखकर उसे जोर से दबाया जाता है और लीजिए, छपाई हो गई। माहिर कारीगर इसे सदे हुए हाथों से बहुत तेजी से कर लेते हैं। कभी भी डिजाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती और लगता है छपाई जैसे मशीन से की गई हो। लोगों की पहनने की पसंद के अनुरूप पटना और बिहार के बाजारों में अब सलवार सूट, साड़ियां, लहंगे, शरारे और गरारे मौजूद हैं। हर किसी की जेब के अनुरूप इनके दाम और गुणवत्ता भी है। हालांकि लोगों के बदले शौक के कारण अब इस तरह के पहनावे की मांग कम होने लगी है। कारीगर भी कम होते जा रहे हैं जो सिर्फ अपने पुरखों की विरासत को बनाए रखने के लिए ये काम कर रहे हैं। नालंदा के दुकानदार वकार अहमद और मोहम्मद नौशाद का यह पारिवारिक व्यवसाय है। बहुत पुराना कला है, वाली साहब के टाइम से, पिता के टाइम से है, तब तक हम लोग कर रहे हैं। मार्केट इसका कम है, मतलब 300 मजदूरी हो जाता है, 400-300 यही मजदूरी होता है।
कारीगर मोहम्मद अरमान कहते हैं कि वे बरसों से इस कला से जुड़े हुए हैं, लेकिन मजदूरी कम मिलने के कारण परिवार का गुजारा मुश्किल से चल पाता है। भारतीय समुदाय पूरे विश्व में फैला हुआ है। छापा कला जैसी परंपरागत चीजों तक उनकी पहुंच मुश्किल होती है। अगर इसके निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए तो बिहार की इस मरती हुई कला को नया जीवन मिल सकता है और ये कारीगर इसी विरासत को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए बिहार से सलमान हैदर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आपने अक्सर ही मैन, स्पाइडर मैन, एंट मैन, मूसली मैन इनके बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं झारखंड के ट्री मैन से। जी हाँ, एक ऐसा ट्री मैन जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण संरक्षण को समर्पित कर दिया। जिंदा रहने के आधार, वनों के हैं कई उपकार, मीठी पानी और प्यार। ये हैं झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले कौशल किशोर जायसवाल। पर्यावरण के प्रति इनकी दीवानगी पिछले 56 सालों से चली आ रही है। कौशल निजी खर्च से अब तक करीब 50 लाख से ज्यादा पौधों का निःशुल्क वितरण और रोपण कर चुके हैं। इनकी ये मुहिम न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी आगे बढ़ रही है। नेपाल, भूटान, बर्मा कई एक देश के हैं और साथ साथ ये आपको दक्षिण भारत देश के 22 राज्यों 23 राज्य में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देश के 108 जिलों में ग्रामीणों के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। कौशल किशोर बताते हैं कि देश में 1966 में भीषण अकाल पड़ा था और उस वक्त पलामू की हालत बेहद खराब थी। उस वक्त वे 13 साल के थे और उनके माता पिता ग्रामीणों से बात करते थे कि जंगलों की कटाई के कारण बारिश नहीं होने से अकाल की काली छाया पलामू पर पड़ी है। तभी से उनके मन में पर्यावरण रक्षा की मुहिम घर कर गई। इस क्षेत्र में हमने जब पूरी दुनिया सो रही थी तो हमने जगह जब 1966 के वहाँ अकाल पड़ा, खाने के अन्न नहीं, पीने के पानी नहीं और कई एक दिन हमने भूखा सोया बाल अवस्था में। हमारे पिताजी बात कर रहे थे कि लगता है कि ये जो अकाल का जो 1966 का अकाल पड़ा है ये जंगल को कटने से पड़ा है। ग्रामीणों से बात कर रहे थे, वो बाल अवस्था में हमने सुना। उस समय सरह या काना के टिक्का करके आलू के पत्ते उबाल करके खा करके हमने जिया और उसी सरसट से हमने प्लांटेशन लगाना शुरू किया कि जंगल बचाओ जंगल लगाओ अभियान में हमने शुरुआत किया। अपने भंडार डाली ग्राम पंचायत डाली जन्मभूमि है। कौशल ने अपने पैतृक गांव छतरपुर के डाली से पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत की और 2 अलग अलग स्थानों पर करीब 36 एकड़ अपनी रिहायशी भूमि पर उन्होंने वृक्ष की खेती कर डाली, जो अब जंगल का रूप ले चुका है। इसके बाद कौशल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी ये मुहिम पलामू से निकलकर देश के 22 राज्यों के अलावा नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों तक जा पहुंची है। कौशल बताते हैं कि जब उनके द्वारा 1966 में लगाए गए पौधे पेड़ बन गए तो उन पर तस्करों की काली नजर पड़ गई और पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने वनों की रक्षा के लिए पर्यावरण धर्म मान लिया और उसी के तहत 1977 में वन राखी मूवमेंट शुरू किया, जिससे हजारों ग्रामीण स्वतः जुड़ते गए। इसके तहत हर साल ग्रामीण पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेते हैं। इसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी होती है। इससे उजड़ते वन फिर से सघन हो पाए हैं। 70 वर्षीय कौशल की मुहिम बिना थके बिना हारे आज भी निरंतर जारी है। वे अपने पैतृक गांव डाली में विश्व के पहले पर्यावरण धर्म मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं। 2 एकड़ में फैले जैविक उद्यान के बीच इस मंदिर का निर्माण पर्यावरण संरक्षण की नई परिभाषा गढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। इस उद्यान में 21 देशों की 200 से अधिक प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में औषधीय पौधे हैं। न हाथ से भले गिरल परल बीन लेते हैं, लेकिन टांगी से नहीं काटने देते हैं, न काटते हैं।
हाँ भैया, यही बात है। हम लोग के पर्यावरण से, हम लोग का जंगल से, हम लोग का जितना पेड़ पौधा है, सबसे हम लोग का हवा, बिहार, मदद, सहयोग मिल रहा है। पर्यावरणविद कौशल के पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जा रहे योगदान के प्रशंसक स्थानीय ग्रामीण तो हैं ही, दूर देश से भी उन्हें हरियाली के नायक के रूप में देखा जाता है। इनके कार्यों से प्रभावित होकर ही अमेरिकी लेखक नीली ब्रायन और बैरियन ब्रायन ने मैन ऑफ मिशन के नाम से उनकी जीवनी लिख डाली है, जिसे सीबीएसई और आईसीएसई की कक्षा 6 के छात्रों के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाई जाती है। कौशल के इस अभियान को राष्ट्रव्यापी बनाने में उनका परिवार का भी पूरा सहयोग रहा है। उनकी पत्नी और बेटे भी इस कार्य में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। बराबर तो इनका यही है काम। आप सहयोग करती हैं उसका? जी जी, एकदम। आप भी साथ जाती हैं? हाँ, कितनी जगह गए हैं। कौशल के पर्यावरण के प्रति प्रेम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा, पानुरंग हेगड़े, इंद्रजीत कौर, धूम सिंह नेगा सरीखे पर्यावरण पसंद हस्तियों के साथ भी काम कर चुके हैं और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में उन्हें कई सम्मान भी मिल चुके हैं। डाल्टनगंज से जसप्रीत सिंह के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ट्री मैन के हौसले और जज्बे को सलाम। और अब आपको लेकर चलेंगे तेलंगाना के मांचेरियल जिले के कुछ गांवों में और दिखाएंगे आपको वहां से जन सहभागिता की अनूठी मिसाल। कहते हैं कि अगर जन सहभागिता से कोई काम किया जाए तो फिर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर मन में जज्बा और जुनून हो और लोग किसी काम को करने की ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं होता। और कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ का है। किस तरह इन लोगों ने इस पूरे एरिया को शराब और मांस से मुक्त बना दिया है, आपको दिखाते हैं। हमने उन गांवों के बारे में सुना है जहां सप्ताहांत के दौरान पूर्ण शराबबंदी लागू होती है, लेकिन तेलंगाना में एक ऐसा टोला है जहां साल भर ना तो शराब मिलती है और ना ही मांस। इस टोले के निवासियों को किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि द्वारा शराब या मांस से दूर रहने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। और ऐसा इसलिए नहीं कि अगर वे शराब या मांस का सेवन करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। किसी ने भी उन्हें शराब या मांस का सेवन बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया। इन लोगों ने स्वेच्छा से पूर्ण शराबबंदी का पालन करने और साल में सभी 365 दिन मांस खाने से परहेज करने का फैसला किया है। हमें ना किसी ने शराब के लिए रोका है और ना ही मुझे मांस खाने से किसी ने मना किया है। हम अपने मन से शराबबंदी को लागू किए हैं, या कहें कि हम अपने मन से मांस खाने की जो परंपरा है उसको बंद किया है। और जो अपने हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन परंपरा है, शिव परंपरा, उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन सहभागिता से किए गए कार्य के परिणाम हमेशा सकारात्मक ही होते हैं। ये टोला लिंगाधारीगुड़ा तेलंगाना में मंचेरियल जिले के बेलमपल्ली मंडल में अंकुशम ग्राम पंचायत की सीमा में है। ये एक आदिवासी टोला है जिसमें 40 घर हैं। इस टोले के निवासी कोया जनजाति के हैं। ये मेहनती लोग हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ये अपने रीति रिवाजों और परंपराओं का सख्ती से पालन करते हैं। शिव के भक्त ये लोग अंडे का भी सेवन नहीं करते और फिर भी किसी कुपोषण से ग्रस्त नहीं हैं। ये लोग अपने बच्चों को रीति रिवाजों और परंपराओं को सिखाते हैं और बचपन से ही भगवान के प्रति भक्ति पैदा करते हैं। इस तरह ये टोला अलग दिखता है और सभी से प्रशंसा प्राप्त करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हौसले, जज्बे और जुनून से सब कुछ संभव है। ये कहानियां, ये मिसालें जो हमने आपको दिखाई, ये इसी बात की जीती जागती प्रमाण हैं। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।